आर्थिक रूप से किसी देश का शोषण करना, आर्थिक साम्राज्यवाद, जो हम आज के समय में पाते हैं। 1940-1950 के दशक में ज़्यादातर कॉलोनीज स्वतंत्र हो गई, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी ये अपने कॉलोनियल मास्टर से टूट नहीं पाई, अलग नहीं हो पाई। इनफैक्ट पॉलिटिकली ये इंडिपेंडेंट हो गई, पर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई। अफ्रीका के कई देशों को हम देखते हैं कि वे आज भी अपने कॉलोनियल मास्टर के नियमों के अनुसार ही चलते हैं। तो इसको नियो कॉलोनियलिज्म का नाम दिया गया, नव उपनिवेशवाद का नाम दिया गया, जिसके माध्यम से राज्य अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित देश हैं, वे उन्हें एक मार्केट चाहिए, और ये मार्केट वो इन पिछड़े हुए देशों में पाते हैं जहाँ पर इन्होंने लंबे समय तक शासन किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं किया। यहाँ से ये सामान तो ले जाते थे, पर यहाँ पर उस सामान को बनाने का काम नहीं करते थे। इफ़ इट वॉज वाइट मैन्स बर्डन टू एजुकेट एंड डेवलप दीज कम्युनिटीज़, देन व्हाट शुड हैव हैड हैपन कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इनको विकसित देशों ने अपने लिए सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया। तो नव उपनिवेशवाद उसी का उदाहरण है। और नव उपनिवेशवाद के और भी रूप हम पाते हैं, जैसे अमेरिका के द्वारा विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने नियंत्रण में करना, या आज के समय में हम देखें तो चीन के द्वारा जो BRI जो नीति उसके द्वारा अपनाई गई, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो उसके द्वारा आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, और इस तरीके से उन्हें अपने नियंत्रण में कर लेना। एक तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया, पोर्ट वगैरह डेवलप किए, और आप जानते ही हैं कि जो पोर्ट्स होते हैं वे व्यापार के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चीन ने विभिन्न जगहों पर, एशिया के कई जगहों पर उसने, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और ईरान में भी जहाँ पर भारत डेवलप करने जा रहा था पोर्ट, चाबार पोर्ट, वहाँ पर भी चीन ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। अफ्रीका जहाँ से वो नेचुरल रिसोर्सेज पाता है, वहाँ पर भी उसने BRI को पहुँचा दिया है। तो मालदीव्स हो, मतलब ऐसे कई देश हैं जो एशिया के, जहाँ पर अपनी इस योजना के माध्यम से चीन ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। इन देशों को इतना कर्ज दे दिया है कि ये देश उस कर्ज से उबर नहीं पा रहे हैं, और उनका जो पोर्ट डेवलप हुआ वो एक लंबे समय तक, प्रायः 99 ईयर्स के पट्टे पर ले लेता है। कोई भी देश जब पट्टे पर, लीज पर किसी स्थान को लेता है तो वो 99 ईयर्स के लिए होता है। तो चीन के द्वारा भी इसी तरह से हम्बनटोटा का जो पोर्ट है उसको डेवलप किया गया श्रीलंका में, और उसका पूरा नियंत्रण उसके हाथ में है, क्योंकि श्रीलंका इस स्थिति में नहीं है कि वो चीन को कर्जा वापस कर सके। तो ये अमेरिका ने पहले किया, और आज चीन के द्वारा यही काम किया जा रहा है कि आर्थिक सहायता देकर दूसरे देशों को अपने नियंत्रण में कर लें। तो दिस इज़ नियो कॉलोनियलिज्म, जिसको आज हम काम करता हुआ पाते हैं। दूसरा एक तरीका है सैनिक सहयोग के माध्यम से, सैनिक समझौते के माध्यम से दूसरे देश को नियंत्रित करना, शस्त्रों के माध्यम से, जैसे नाटो और वार्सो पैक्ट को साइन किया गया, उसके माध्यम से भी अमेरिका और सोवियत संघ इन देशों में शामिल लोगों को नियंत्रित करने का कार्य करते रहते थे। फिर आजकल तो ग्लोबलाइजेशन आ गया है। ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल्सो अ मेथड थ्रू विच स्टेट्स कंट्रोल ईच अदर। जो मल्टीनेशनल, ट्रांसनेशनल कंपनीज़ हैं, वो किसी जहाँ पर उनका हेड ऑफिस है, जहाँ से मेजर इन्वेस्टमेंट है, उसके माध्यम से राज्य नियंत्रित करते हैं। जैसे अनेक कंपनियाँ जो अमेरिका में जिनका हेडक्वार्टर है, वो कई देशों में उन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। मोस्टली दे आर ट्रांसनेशनल कंपनीज़। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित की हैं, और उसके माध्यम से वे उस देश की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। यही काम चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन ने इस हद तक अपने ट्रेड को फैला दिया है कि आज कोई भी देश चीन से अलग नहीं कर सकता खुद को।
इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन की कंपनीज़ में किया हुआ है, अमेरिका की कंपनीज़ ने, या चीन से भारत इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगाता है कि उसके अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चीन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए, और साथ ही साथ जो डिपेंडेंस हो गई राज्यों की एक दूसरे के ऊपर आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से, उसने राष्ट्रों को एक दूसरे पर नियंत्रण करने का मौका प्रदान कर दिया है, और इस तरीके से भी वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं। विच एवर कंट्री इज स्ट्रॉन्गर, इट इज़ एबल टू कंट्रोल द अदर कंट्री एंड दस प्रमोट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट आपको याद है कि इसमें आर्थिक उत्थान भी शामिल है। नाउ अनदर मेथड इज़ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का, और वो है हस्तक्षेप या इंटरवेंशन की पॉलिसी। एक राष्ट्र दूसरे देश के मामलों में दखल करके उसको नियंत्रित कर सकता है। एक ज़माना था, एक समय था जब अमेरिका की शक्ति इतनी अधिक थी कि वो हर राज्य के मामले में हस्तक्षेप करता था। 1990 के बाद का समय अगर देखें तो वो हर देश के मामले में, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था, और इस हस्तक्षेप के माध्यम से वो उस देश को नियंत्रित करता था और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता था। जैसे अभी अगर आप देखें तो भारत के द्वारा भी इस कार्य को अपनाया जाता है। नेपाल, भूटान, विशेष रूप से भूटान, इसमें भारत इनकी फॉरेन पॉलिसी को तय करने का काम करता था, और अब भूटान ने अपनी पॉलिसी को खुद तय करने की बात कही है, और यूएन में भी पहले भारत भूटान को रिप्रेजेंट करता था, जिसमें अब परिवर्तन आया है। तो छोटे पड़ोसी देशों को अपने निर्णय खुद न लेने देना, जो मोरगेंथो ने कहा था, उसी के तहत हम कह सकते हैं कि भारत के द्वारा भी इन छोटे देशों के मामलों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। हस्तक्षेप के माध्यम से राज्य अपने जो योजनाएं हैं, जो हित हैं, उनको पूरा करते हैं। इसमें अमेरिका की मुनरो डॉक्ट्रिन का उदाहरण दे सकते हैं। मुनरो वॉज अमेरिकाज प्रेसिडेंट, और उनकी ये डॉक्ट्रिन थी कि ना तो अमेरिका यूरोप के मामलों में हस्तक्षेप करेगा और ना ही यूरोप को अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अमेरिका को एक लंबे समय तक यूरोप से अलग रखा, और अमेरिका के विकास का एक बहुत बड़ा कारण भी ये बना, क्योंकि यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप नहीं हुआ, युद्ध कम हुए, और अमेरिका ने, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में छोटे देश थे, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये डॉक्ट्रिन को छोड़कर अमेरिका ने युद्ध में अपने आप को शामिल किया 1917 में, लेकिन 1920 में जब वुड्रो विल्सन पराजित हो गए राष्ट्रपति के रूप में, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अमेरिका ने मुनरो डॉक्ट्रिन को ही फिर से अपना लिया था। अलगाववाद की नीति, अपने आप को यूरोप से अलग, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखने की नीति। तो इसी तरीके से नेहरू जी ने भी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई, उसमें भी हम देख सकते हैं कि एक अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस नीति को उन्होंने अपनाया था, और नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी अपनाई, दैट वाज आल्सो सो दैट इंडिया कैन डेवलप पीसफुली। तो इंटरवेंशन या नॉन इंटरवेंशन, इन दोनों को ही प्रयोग किया जा सकता है। पहले मैंने आपको बताया था कि हंगरी में चीन के सोवियत संघ के द्वारा हस्तक्षेप किया गया 1956 में, और उसने हंगरी में अपने मतलब की सरकार बनाने का प्रयास किया। इसी तरीके से तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप, जिस तरीके से तिब्बत को 1954 में चीन ने अपना एक प्रोविंस बना लिया, और आज उसका पूरी तरीके से कल्चरल जो चेंज है वो उसमें ला दिया गया है। आज तिब्बत का अपना जो कल्चर था वो कहीं गुम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चीन अपने लोगों को बसा रहा है, और तिब्बत की जो सरकार एग्जाइल में है वो इसका विरोध करती है। भारत ने उसको शरण दे रखी है। फिर स्वेज नहर संकट का आपको याद होगा, 1956 में
इजिप्ट ने स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया, उसने आसवान बांध बनाया और स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया। इसके रिएक्शन में फ्रांस, इंग्लैंड और इजराइल ने जॉइंटली इजिप्ट पर हमला करने का निर्णय लिया। लेकिन फिर आपको बताया था मैंने कि एक कॉमन इंटरेस्ट था वर्ल्ड पीस, और इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ अपने डिफरेंसेस को भुलाकर साथ में आए और इस आक्रमण को रोकने का कार्य किया, और इस तरह से स्वेज नहर संकट को एक युद्ध होने से रोक लिया गया। फिर 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन, जो साम्यवादी सरकार है, उसको बनाने का काम किया। बहुत पीछे ना जाकर अगर हम 71 के वॉर की बात करें तो भारत के द्वारा बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप किया गया, और उसके पीछे कारण थे ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वे काफ़ी शोषण वाले थे, एक्सप्लॉयटेशन के थे, वायलेंस के थे, और कारण ये था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में कल्चरली और लिंग्विस्टिक तौर पे भी बहुत डिफरेंसेस थे। इसके अलावा जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी नहीं थी, इसकी वजह से भी डिस्टेंसेस उत्पन्न हो रहे थे, और यहाँ पर यानी ईस्ट पाकिस्तान में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो विरोध हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, उसको दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना का प्रयोग किया, और उससे पीड़ित होकर अनेक लोग बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण ले रहे थे। भारत में शरणार्थी बढ़ते जा रहे थे, और भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत खुद बहुत मजबूत देश नहीं था, और भारत ने बार बार इस मामले को यूएन में लाने की कोशिश की और प्रयास किया कि उसका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हल निकाला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और तब 1971 में भारत के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, मुक्ति वाहिनी के द्वारा चलाया जा रहा था और अवामी लीग के नेतृत्व में, उसमें भारत ने इंटरवीन किया और ईस्ट पाकिस्तान की सहायता करी। ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध किया, और युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान को पराजित किया, एक नए देश का निर्माण किया बांग्लादेश के रूप में। अब ये देखिए कि भारत ने इंटरवीन किया, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के निर्माण के बाद वहाँ से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, और बांग्लादेश के विकास में जो आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता दी जानी थी वो दी। तो इससे भारत के जो इंटेंशन है इंटरवेंशन के लिए वो बहुत ख़राब दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट दिखाई देता है कि ईस्ट पाकिस्तान को उसने आज़ादी दिलाने में मदद की। ये ज़रूर है कि इससे भारत का भी नेशनल इंटरेस्ट सधा। क्या नेशनल इंटरेस्ट सधा कि दो सीमाओं पर शत्रु होने की जगह एक पर शत्रु और एक पर मित्र हो जाएगा। बांग्लादेश की हमारी सहायता से बना तो नेचुरली वो हमारा फ्रेंड होगा, ये माना गया। तो हमारी जो ईस्ट बाउंड्री है वो एक मित्र देश से सुरक्षित रहेंगी, और हमारा जो शत्रु है वो हमारी पश्चिमी सीमा पर सीमित होकर रहे। तो ये भारत का राष्ट्रहित था, जिसके लिए उसने इंटरवेंशन को किया बांग्लादेश के निर्माण में। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे राष्ट्रहित को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा आर्थिक साधन भी है, किसी दूसरे देश को आर्थिक सहायता देना, जिसके हम लोगों ने बार बार बात की। मार्शल योजना का प्रयोग, लैंड लीज एक्ट का प्रयोग। तो आर्थिक सहायता के माध्यम से भी राष्ट्र अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, और आज तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चीन की BRI जो पॉलिसी है वो इसके तहत आ जाती है। इसके अलावा आर्थिक सहायता न देकर भी अपने राष्ट्रहित की पूर्ति की जा सकती है, जैसा कि इराक युद्ध के समय अमेरिका ने धमकी दी कि अगर आप हमारे साथ युद्ध में शामिल नहीं होंगे तो आपको जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वो रोक दी जाएगी। तो बाइकॉट, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर, एम्बार्गो लगाकर, ब्लॉकेड करके भी राष्ट्र अपने हित की सिद्धि कर सकते हैं। ब्लॉकेड का उदाहरण क्यूबा का संकट है। अमेरिका से 50 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित क्यूबा, जहाँ पर साम्यवादी सरकार थी, जो अमेरिका के लिए बड़े तकलीफ की बात थी कि उसके पड़ोस में एक साम्यवादी देश है। सोवियत संघ इसको सहायता दे रहा था। सोवियत संघ ने यहाँ अपनी शस्त्र अस्त्र को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इसका विरोध किया,
और ऐसा लग रहा था कि युद्ध ना हो जाए, और अमेरिका ने क्यूबा को चारों ओर से घेर दिया, ब्लॉकेट कर दिया। काफ़ी टेंशन था, लेकिन बातचीत के माध्यम से इस समस्या को हल किया गया और क्यूबा से सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें, अपनी सेनाओं को हटाने का निर्णय लिया। तो ब्लॉकेज का तरीका भी प्रयोग किया जाता है राज्यों पर दबाव के लिए। जैसे अभी ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर जो वेपन है उसको ना बनाए। तो आर्थिक युद्ध या आर्थिक साधनों का प्रयोग करना, दंड देना राष्ट्रहित की अभिवृद्धि का आज के समय में एक प्रमुख साधन है। जिससे खुश है उसको इनाम के तौर पर आर्थिक सहायता देना, और जिससे नाखुश है उसे दंड देना आर्थिक सहायता रोककर, या आर्थिक सहायता देकर दूसरे देश को अपना कर्जदार बना लेना। और अंतिम जो साधन है वो वॉर है, युद्ध है। और आप जानते हैं कि युद्ध बहुत घातक होता है, इससे जितनी हानि होती है उसकी मात्रा में उससे लाभ बहुत कम प्राप्त होते हैं। और इसीलिए 2 विश्व युद्धों के बाद विश्व का ये प्रयास रहा है कि युद्ध ना होने पाए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, मध्यस्थता, ICJ ऐसे संस्थाओं को बनाया गया। डिसआर्मामेंट के लिए बार बार प्रयास किए गए हैं। राज्यों के बीच में बातचीत के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए जाए, इन सब प्रयासों को किया गया है। तो युद्ध लास्ट रिसॉर्ट है, और आज के समय में हम देखते हैं कि जो फुल फ्लेजेड वॉर है दैट हैज़ बिकम एन इम्पॉसिबिलिटी। हाँ, किसी एक जगह पर सीमित वॉर अभी भी एक पॉसिबिलिटी बना हुआ है, but there are several other means which can be used to promote national interest beside war. So